कक्षा 10 के समस्त छात्रों का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान के भूगोल में पहला पाठ संसाधन एवं विकास का पहला टॉपिक समझा था। आज आप लोगों को संसाधनों का विकास, जिसके अंतर्गत पृथ्वी सम्मेलन, फिर संसाधनों का नियोजन किन चरणों में होना चाहिए और संसाधनों का संरक्षण के बारे में आज जानकारी करनी है। तो सबसे पहले संसाधनों का विकास। मानव के जीवन यापन हेतु जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मानव संसाधनों का अपना विकास करता है और उसे उपयोगी बना करके अपना जीवन यापन सुचारू रूप से चलाता है। कभी कभी कुछ लोभी भी होते हैं जो अधिक लाभ अर्जित करने के लिए इन संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं संपूर्ण विश्व को झेलनी पड़ती है, जिसके अंतर्गत भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण जैसी ये भयंकर जो समस्याएं हैं, जिनसे पृथ्वी के जीवन का जुड़ाव है, ऐसी समस्याएं प्रभावी होने लगती है। संसाधनों का स्वामित्व आज हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे हाथों में आ गया है जिससे संपूर्ण जो मानव तंत्र है उसे कुछ भी नहीं प्राप्त हो पा रहा है और वे अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने के लिए अनेक संसाधनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते चले जा रहे हैं। अमीर और गरीब आज संसाधनों के आधार पर भी देखा जाने लगा है। ज्यादा दूर नहीं, अपने आसपास गांव में ही देखें कि किसी के पास 100 बीघे खेती होगी और किसी के पास एक बिस्वा भी भूमि नहीं होगी। किसी के पास आलीशान मकान होगा, उसका आलीशान व्यापार होगा, उसके पास संसाधनों का बिल्कुल भंडार लगा होगा और एक व्यक्ति के पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं होगा। तो ये संसाधनों का जो बंटवारा है वो निश्चित तौर पर संतोषजनक नहीं है। तो ऐसी अनियंत्रित व्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि मानव संसाधन का न्याय संगत विभाजन से संपूर्ण मानव तंत्र के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है और प्रत्येक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए यह परम आवश्यक है। नहीं तो आज हम देख रहे हैं कि बहुत सी साम्राज्यवादी जो शक्तियां हैं, जो विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र हैं, बड़े राष्ट्र हैं, वो छोटे राष्ट्रों को अपने राज्य में मिलाने के लिए निरंतर कुछ न कुछ षड्यंत्र करते चले जा रहे हैं। उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी स्थिति में इन संसाधनों का जो विकास है वो सतत पोषणीय विकास होना चाहिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति तक वह विकास दिखना चाहिए, ताकि
जो भारत की जो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व को अपना भाई और बंधुत्व की भावना प्रदान करने वाला भारत सबको समान भाव से देखे, सब जगह समानता स्थापित हो, सब जगह सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानताएं भी व्याप्त हों, जिससे न धर्म की बात हो, न जात की बात हो, न संप्रदाय की बात हो, न राष्ट्र की बात हो, सभी लोग एक हो करके विकास के मार्ग को प्रशस्त कर सके। इसके लिए सन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ। यहां लगभग 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया और इसे वैश्विक स्तर पर उभारने का काम भी किया गया, जिसमें बहुत सी ऐसी जो पर्यावरणीय समस्याएं थी उस पर चर्चा करने के लिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन मुख्य बिंदु रहा। इस सम्मेलन में एक घोषणा पत्र तैयार किया गया और जिस पर सभी राष्ट्राध्यक्षों के हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य था 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को तैयार करना। मतलब जो एजेंडे में जो बातें कही गई थी वो संपूर्ण राष्ट्र के लोग अपने स्थानीय निकायों की मदद से उसका विकास करें, ताकि समाज के निचले वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक के लोगों को संसाधनों का समान वितरण प्राप्त हो सके, जिससे सभी को विकास करने का अवसर मिल सके और साथ ही साथ में इस पृथ्वी को हरा भरा रख करके उसे जीवन प्रदान करने का प्रयास करना इस पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा टॉपिक है संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब आप लोग समझते होंगे कि संसाधनों का हम विवेकपूर्ण उपयोग करें ताकि इसे हम लंबे समय तक उपयोगी बना सकें, उसे हम संसाधनों का नियोजन कह सकते हैं। भारत देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी जम्मू कश्मीर को हटा करके 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिए। हम देखेंगे कि इन राज्यों में कुछ ऐसे राज्य हैं जो संसाधनों से परिपूर्ण हैं और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां संसाधनों का अभाव पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ राज्य जो हैं वो तो विकसित हो जाएंगे, परंतु कुछ राज्य विकास के मार्ग पर चल ही नहीं पाएंगे। उदाहरण के तौर पर हम राजस्थान देखते हैं। राजस्थान एक शुष्क मरुस्थलीय राज्य है, वहां जल का अभाव पाया जाता है। वहीं अरुणाचल और मेघालय जैसे राज्य हैं जहां पर जल की अधिकता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर खनिज संसाधन और कोयले के भंडार बहुतायत में प्राप्त होते हैं। वहीं अपना राज्य उत्तर प्रदेश है, यहाँ बुंदेलखंड में ग्रेनाइट और पत्थरों को हटा दिया जाए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है, लेकिन समतल भूभाग है, उपजाऊ मिट्टी है, तो यहाँ पर कृषि की पैदावार है। यहाँ सौर ऊर्जा का विकल्प भी है और नदियों का एक ऐसा जाल है जिससे हम जल संसाधन के तौर पर परिपूर्ण बनते हैं। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि सतत जो पोषणीय जो विकास है और जो संसाधनों का नियोजन है उसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। भारत संसाधनों में गरीब राष्ट्र नहीं है,
ये धनी राष्ट्रों में से एक है, लेकिन संसाधनों का उपयोग जब तक उच्चतम कुशल तकनीक के माध्यम से नहीं होगा तब तक वो व्यर्थ है। उनका उपयोग करने के लिए हमारे पास ऐसी संस्थाएं नहीं हैं जिससे कार्य कुशल लोगों को हम आगे ला सके। ऐसे उद्योग नहीं विकसित हैं जिससे बड़े बड़े उद्योग स्थापित करके इन संसाधनों को उपयोगी बना करके हम उसे काम में ला सकते। हमारा विश्व जो व्यापार होता है उसमें बहुत कम हिस्सेदारी है, जबकि संसाधनों में हम अग्रणी राष्ट्र पर है। तो संसाधनों को नियोजन करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमें 3 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। एक है संसाधनों की पहचान, दूसरा है संस्थागत जो नियोजन, और तीसरा है संसाधनों के विकास एवं राष्ट्रीय विकास में समन्वय। विभिन्न ऐसे राष्ट्र हैं या प्रदेश हैं जिनमें अभी तक संसाधनों की पहचान नहीं की गई। तो उसके लिए अनुमानित एक आंकड़ा बना लेना चाहिए, सारणी बना लेनी चाहिए कि किस राज्य में कौन कौन से संसाधन प्राप्त होने की उम्मीद है। तो उसके लिए उनकी खोज होनी चाहिए और एक आंकड़ा ले लेना चाहिए कि यहाँ पर जो संसाधन है उसकी मात्रा कितनी है। जब हम पूरे देश का आंकड़ा ले लेंगे तो कितना प्रति व्यक्ति आता है उसका आंकड़ा भी लग जाएगा। तो उसके लिए संसाधनों की पहचान और उनका जो मानचित्रांकन है, कितनी कौन कौन क्षेत्र में कौन कौन चीजें हैं, जब ये सब चीजें पता चल जाएगी तो निश्चित है कि हमें संसाधनों के उपयोग का तरीका भी पता चल जाएगा। संस्थागत नियोजन, संसाधन जो विकास की योजनाएं हैं उन्हें लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी और कौशल तथा शिक्षण संस्थाओं का होना अति आवश्यक है। यही उसके लिए आधारित ढांचा होता है। अब मान लें कि हमारे क्षेत्र में लोहे के भंडार हैं, लेकिन लोहे को निकालने, उन्हें शुद्ध करने और उन्हें विभिन्न उद्योगों के लिए उपयोग में लाने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। तो वो भूमि पर एक संपदा के तौर पर दबे रह जाएंगे। तो उसके लिए हमें इन संस्थागत नियोजन की आवश्यकता सबसे पहले करनी चाहिए ताकि हमारा आधार जो है वो मजबूत हो। तीसरा है संस्थागत विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास में समन्वय स्थापित करने का। अब उसके लिए जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद 5 वर्षीय योजनाएं चालू की गई। प्रथम पंचवर्षीय से लेकर के 13 पंचवर्षीय तक ये निरंतर संसाधनों के उपयोग का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया ताकि हमको इतना अपना आर्थिक विकास करना है, साथ साथ में हमको इतना उपयोग में संसाधनों को लाना है। तो इसके लिए हमें क्रमबद्ध तरीके से संसाधनों का विकास भी जरूरी है और उसके साथ साथ ऐसा तालमेल मिलाना है कि हमारा राष्ट्रीय विकास भी पूरा होता है। तीसरा है संसाधनों का संरक्षण। किसी भी तरह के विकास में संसाधन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन संसाधनों का जब विवेकहीन उपयोग होने लगता है तो निश्चित है कि वो संसाधन नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण से जो उत्पादन आर्थिक रूप से हमको प्राप्त होना चाहिए वो हमें प्राप्त
कारण बहुत से जो विकसित राष्ट्र हैं, जिनका संस्थान या संस्थागत जो विकास है, जिनकी प्रौद्योगिकी उच्च है, उनका बहुत से राष्ट्रों पर औपनिवेशिक आधिपत्य। भले ही आज उनका झंडा नहीं लग रहा, लेकिन उनकी जो कंपनियां हैं दूसरे देशों पर कार्य कर रहे हैं और वे अधिक लाभ अर्जित करने के लिए इन संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। इस दोहन को हमको नियंत्रित करना पड़ेगा ताकि हम इस धरा को, इस पृथ्वी को सुरक्षित बना सकें। महात्मा गांधी जी ने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं। खाने को तो केवल रोटियां मिल जाए, दाल मिल जाए, चावल मिल जाए, सब्जी मिल जाए, जो मतलब जिससे हमारा पोषण पूरा हो जाए। इसके अलावा यदि हम और भंडार करते हैं तो हमारी क्या है, लालच है कि उसे हम अच्छे दामों में बाद में बेच दें। ये लालच कभी समाप्त नहीं होगा। धन का भी चाहे जितने कमा ले, वो हमेशा ये रहेगा कि हमें और कमाना। तो लालच कभी समाप्त नहीं हो सकता है। लेकिन संसाधन चाहे भारत हो या विश्व हो, इतने संसाधन पर्याप्त मात्रा में हैं कि वो सभी व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उसके लिए 1968 में क्लब ऑफ यूरोप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधनों के विषय पर अपना तरीका प्रस्तुत किया। 1974 में शमशेर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल विषय पर गांधी जी के दर्शन का समर्थन किया। तो निश्चित तौर पर संसाधन जो हैं हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, उन्हें सभी लोगों तक पहुंचने का अवसर हमें देना चाहिए। इनका उपयोग इतनी सीमित मात्रा में करना चाहिए कि हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन संसाधनों को पहुंचा सकें। ऐसा ना हो कि जो संसाधन आज हमको दिख रहे हैं, कल भविष्य में हमको न दिखें और हमें दूसरे संसाधनों पर निर्भर होना पड़े। यदि भूमि का हम उपयोग करते रहेंगे, यदि भूमि ने उत्पादन क्षमता समाप्त कर दी या उसकी उत्पादन क्षमता खत्म हो जाए, तो निश्चित है कि हमें भूखे मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसी प्रकार से वायु यदि दूषित हो गई तो हम बिना प्राणवायु के जीवित नहीं रह सकते। वनस्पतियां नष्ट हो गई तो भी हम प्राणवायु के बिना नहीं जीवित रह सकते। वन्य जीव समाप्त हो गए तो पर्यावरण का संतुलन निश्चित तौर पर बिगड़ता है, प्राकृतिक आपदाओं का दौर बढ़ता है, जिससे पृथ्वी के नष्ट होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि संसाधनों का यदि उपयोग करके व्यक्ति अपना आर्थिक विकास कर सकता है, तो इनका दुरुपयोग करके अपना जीवन नष्ट भी कर सकता है। तो आज इतना ही, कल अगला टॉपिक फिर से दिया जाएगा। धन्यवाद।